तू मगध सिक्के लाने गया था ना? कौन है सिक्के? कहाँ है सिक्के? क्या कर रहे आप? बस कीजिए, छोड़ दे। चुप कर! मैंने कितने वर्षों से इसे पाल रहा हूँ, कितनी मुद्राएं खर्च कर दी इस पे। कौन लौटाएगा मुझे वो मुद्राएं? मैं लौटाऊंगा। बोलो, क्या मूल्य लगाओगे इस बालक का? 15 पन। मैं 30 पन दूंगा। पर तुम हो कौन? आचार्य हूँ, परंतु तुम्हारे लिए व्यापारी ही सही। मैं तुम्हारे पुत्र को खरीदना चाहता हूँ। तो इसके लिए और धन लगेगा। जबाली को चंद्रगुप्त का असली मोल नहीं पता था, चाणक्य को पता था। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए वो सब दे दिया जो उसके पास था। नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। ले जाऊंगा माँ। तू मुझे छोड़ के जाएगा बेटा? अपनी माँ को छोड़ के जाएगा पुत्र? क्या तू अपने माँ से प्रेम नहीं करता? करता हूँ माँ, इसलिए तो जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अपने जीवन में ये प्रेम नाम की चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। ये धन तुम अपने पास रखना माँ। धन रहेगा तो मार भी नहीं पड़ेगी। यदि आपने ये धन मेरे माँ से लिया या फिर उस पर हाथ उठा, मैं तो आपके प्राण ही ले लूंगा। आपने मुझे खरीदा है, बताइए क्या करना है? तुमने अभी अपने माँ से जो बात कही, सबसे पहले तो उसी पर अमल करना है। स्वयं को प्रेम से दूर रखना है। सदैव स्मरण रखना, जो अपने मन की बात सुनता है मस्तिष्क उसका दास बन जाता है, परंतु तुम्हें अपने मस्तिष्क को ही स्वयं का राजा बनाना है, तभी तुम्हारा मन तुम्हारा दास बनेगा। आज के पश्चात मेरा मस्तिष्क ही मेरा राजा होगा और मेरा मन मेरा दास। मेरे मन की कोई भी बात मेरे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी। आओ। आपने मुझे क्यों खरीदा? तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए। आज से ये महल है तुम्हारा लक्ष्य। आज से मैं ही तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ। भुजाएं तुम्हारी होंगी, परंतु मस्तिष्क मेरा होगा। शस्त्र तुम्हारे हाथों में होंगे, परंतु उन्हें किस पर चलाना है इसका आदेश मेरा होगा। तुम्हारी वीरता मेरी नीति, तुम्हारा समर्पण मेरा प्रतिशोध। हम मिलके मगध की सत्ता पलट देंगे। तुम्हारा कोई भी निर्णय हृदय से जुड़ा नहीं होगा। हृदय और बुद्धि को छोड़कर तुम केवल बल का प्रयोग करोगे। दया, प्रेम, भावना, संवेदना, इन शब्दों के लिए तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं होगा। मेरी नीति कौटिल्य नीति कहलाएगी और यही नीति एक दिन तुम्हें मगध के राज सिंहासन तक पहुंचाएगी, तुम्हें मगध का सम्राट बनाएगी। हम दोनों मिलके एक नए भारत का निर्माण करेंगे। आज के पश्चात द्रोणाचार्य और अर्जुन की भांति चाणक्य और चंद्र का नाम सदैव साथ लिया जाएगा। युद्ध का पहला नियम है, युद्ध यहां से नहीं, यहां से लड़ा जाता है। धनानंद, तुम्हारे सारे भाई इस लक्ष्य को भेदने में असफल रहे हैं। अब तुम्हारी बारी। लक्ष्य साधो। राजकुमारी, तुमने इतना कठिन लक्ष्य कैसे साध लिया? क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं, यहाँ से निशाना लगाया। देखा
देखा अमात्य, जो तुम आज तक मेरे पुत्रों को न सिखा पाए वो मेरी पुत्री ने अपने आप सीख लिया। देखना अमात्य, एक दिन आएगा जब भारत पर राजा नहीं रानियां राज करेगी। मेरी पुत्री को मैं स्वयं सिखाऊंगा, क्योंकि एक पुत्री के लिए उसके पिता से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। नहीं नंदिनी, मेरी पुत्री को अपने पिता के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक शिष्य को अपने गुरु के पाँव छूने का अधिकार तो है। आदर गुरु का नहीं, गुरु के ज्ञान का करो चंद्र, क्योंकि ये ज्ञान ही तुम्हें राजा बनाएगा। दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, बुद्धि और हृदय। यदि बुद्धि ने हृदय को वश में कर लिया तो आती है राजनीति, और यदि तुम्हारे मन ने बुद्धि को वश में कर लिया तो पनपेगा प्रेम। मुझे प्रेम से कोई संबंध नहीं चाहिए, इसलिए तो अपने माँ से भी संबंध तोड़ के आया हूँ। आप निश्चिंत रहिए, प्रेम आपके शिष्य को कभी नहीं छू पाएगा। सदा स्मरण रखना नंदिनी, राज करना है तो हृदय से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। जो युद्ध हृदय से लड़ा है वो सदा हारा है। परंतु मैं तो अपने हृदय से ही लड़ूंगी। परंतु हृदय में प्रेम बसता है नंदिनी, वो प्रेम मनुष्य को दुर्बल। मेरी दृष्टि में प्रेम से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है पिता महाराज। और यदि मैं अपने आप से अधिक आपसे और अपने देश और अपने मातृभूमि से प्रेम नहीं करूंगी तो मैं युद्ध कैसे लड़ पाऊंगी। मेरे लिए मेरे गुरु, मेरे पिता महाराज और मेरे देश का गौरव सबसे बढ़कर है, और ये बात मुझे अपने मस्तिष्क से नहीं अपने हृदय से स्वीकार करनी होगी। चंद्र और नंदिनी अपनी अपनी सोच के साथ अपने अपने गुरुओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे थे, बिना ये जाने कि बहुत जल्द इनके रास्ते, इनका जीवन एक होने वाला था। ये मेरी पुत्री का प्रहार है। प्रहार अच्छा था, परंतु लक्ष्य नहीं। वार यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। चंद्र, प्रहार करो। युद्ध में समय नष्ट करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा। चंद्रगुप्त, प्रहार करो, प्रहार करो। चंद्रगुप्त, प्रहार करो। अब इन पत्तों पर दौड़ते हुए तुम इस नदी को पार करोगे। इस विद्या का नाम है संथरम विद्या। आरंभ करो। पुनः प्रयास करो। ये कैसे हो सकता है आचार्य जी? ये तो असंभव है। कोई पानी पर कैसे दौड़ सकता है? देखो, तुम भी वही भूल कर रहे हो जो ये कंकड़ कर रहा है। तुम अपना पूरा बल अपने पहले ही कदम पर लगाते हो और डूब जाते हो। गति बढ़ाओ। अब देखो, देखा ये कंकड़ उस पार क्यों गया? गति, एक गति ही है जो इस चुनौती को संभव बना सकती है, और एक योद्धा के लिए गति अत्यावश्यक है। जब तक तुम इसे पार नहीं करते तुम सोओगे नहीं। एक गति ही है जो इस चुनौती को संभव बना सकती है, और एक योद्धा के लिए गति अत्यावश्यक है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो जीने की आशा ही छोड़ चुके थे। तुम ये घाव चंद्र ने मुझे दिया। उन बंदियों की रक्षा का कार्य हम दोनों को सौंपा था, परंतु चंद्र ने मुझे बिना बताए उन पर अकेले आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, चंद्र ने मुझ पर अपनी तलवार तान दी। क्या ऐसा किया चंद्र ने? जी हाँ। हम राजकुमारों के बीच एक गरीब चरवाहा आज ही बाहर निकलवाता हूँ ऐसे। आचार्य, मैं आपके समझ कहना चाहूंगा कि दोष इसका है। ये दबे पांव पीछे से आया, मुझे आभास हुआ कि कोई शत्रु है, इसीलिए मैंने इस पर तलवार तानी। और यदि अगर मुझे इसे मार नहीं होता तो अब तक तो मैं तो मार क्यों नहीं दिया इसे? आचार्य, ये क्या कह रहे हैं आप मुझे मारने के लिए कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें चंद्र का साथी बनाकर भेजा था, और दबे पांव पीछे से आने वाले साथी नहीं, शत्रु होते हैं। समझाया था ना? तलवार यदि म्यान से बाहर आए तो शत्रु का रक्त चखे बिना भीतर नहीं जानी चाहिए। किंतु आचार्य, मैं क्षमा चाहूंगा। ये साथी है मेरा, मैं इस पे वार कैसे कर सकता हूँ? जो अपनी असफलता का दोष अपने साथी पर मढ़े वो साथी नहीं होता है चंद्र। मैंने तुम दोनों को निर्दोष आदिवासियों की रक्षा करने के लिए भेजा था। तुमने उनकी रक्षा की, परंतु ये चुपचाप खड़ा रहा ताकि सफलता में श्रेय ले सके, और अब ये तुम्हें दोषी सिद्ध करना चाहता है। इसका दंड मिलेगा, और तुम्हारा दंड है कि आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेरे पिता महाराज ने मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा है, अन्यथा मैं यहाँ कभी आता भी नहीं। और ये आचार्य भूल जाते हैं कि मेरे पिता कितने बड़े राजा हैं। मुझे भोजन करने से मना किया, मुझे। कोई बात नहीं मित्र, तो हमारे भोजन में से कर लेना। राजकुमारी नंदिनी का विवाह? पर क्या नंदिनी विवाह करेगी? अरे क्यों नहीं करेगी? हर लड़की को विवाह करना ही होता है। हम भी तो अपना मायका छोड़ के आए हैं, उसे भी जाना ही होगा। आज नहीं तो कल विवाह करना ही होगा उसे भी। कौन है वहां? लगता है नंदिनी ने सारी बातें सुन ली। नंदिनी रुको! विवाह की तो बात की थी, भाग क्यों गई? सुनो, राजनंदिनी राजमहल से भाग गई, कोई ढूंढो उन्हें। अरे ये तो राजकुमारी राजनंदिनी है। हाँ, पर ये ऐसे भाग के कहाँ जा रही हैं? हमने अपनी आंखों से देखा, राजनंदिनी अपने विवाह की बात सुनकर ही वहां से भाग गई। कौन भाग गया? मैं पूछ रहा हूं, कौन भाग गया? जी वो राजनंदिनी। हम तो सिर्फ भाभी से उनके विवाह की चर्चा कर रहे थे, वही सुनकर वो वहां से। ऐसा हो नहीं सकता है, मेरी बेटी भाग नहीं सकती है। हम सच कह रहे ससुर श्री। हमने तो ये भी सुना है कि राजनंदिनी ने कुएं में
जानती हो तुम क्या कह जा रही हो? कुछ पता भी है तुम्हें? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके बिना ढूंढो उसे, जाओ। नंदिनी, तुम ठीक हो ना? और ये लोग बोल रहे हैं तुम कुएं में कूद गई हो। पिताश्री, ये सच है कि हम कुएं में कूदे थे, किंतु अपनी जान देने के लिए नहीं, किसी की जान बचाने के लिए। एक बकरी के बच्चे का। हमारी गलती नहीं है ससुर श्री, वो तो वो मूर्ख सैनिक ने हमें ये सूचना दी थी। नंदिनी, एक बकरी के बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें अपने प्राण संकट में क्यों डाले बेटा? पिताश्री, आवश्यक था, कोई उसे बचाने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। पर नंदिनी, इतनी दूर से महल में तुम्हें एक बकरी के बच्चे का स्वर कैसे सुनाई दिया? तुम महल से बाहर निकली क्यों? इसके लिए। महल में इमली नहीं थी ना, इसीलिए बाहर गई। आपको इमलियां पसंद है ना पिताश्री? तुम मेरे लिए इमली लेके आए। देखा सबने कि राजमहल से गई मेरे लिए इमली लाने। ऐसी है मेरी पुत्री। नंदिनी, इसके लिए तुमने किस दासी को भेज दिया था? तुम राजकुमारी हो बेटा। ये इमली हमारे पिता महाराज को पसंद है। अब जो चीज पिताजी को पसंद है वो तो पुत्री लाएगी ना, राजकुमारी नहीं। इमली तो मिल गई, पर अपनी दशा देखिए। चलो जल्दी जाके वस्त्र बदल लो। तुम्हें पता है, मुझे लगा तुम अपने विवाह की बात सुनकर वहाँ से भागी। विवाह और मैं, वो कभी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं करोगी तुम विवाह? क्योंकि मैं अपने पिता महाराज को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आहा, तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारी रहोगी? हर लड़की को पराए घर जाना ही होता है। देखना, विवाह तो तुम्हारा भी होगा। फिर तो मेरा विवाह एक ही सूरत में हो सकता है कि मुझे किसी ऐसे वीर से प्रेम हो जाए, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसे मैं हमारे पिता महाराज से भी अधिक प्रेम करने लगूं। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विवाह नहीं होगा। पर अगर कभी मैं विवाह करता भी तो उसका निर्णय यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से नहीं। विवाह का निर्णय यहाँ से लिया जाता है और यहाँ केवल हमारे पिता महाराज हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।